माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 33। ये वर्कशीट 19 सितंबर 2020 के लिए है और आज हम सोशल साइंस के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम 2 वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप आप इसको काफी इंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। We get to read a lot about unfair practice in elections, यानी कि हम इलेक्शंस में काफी सारी चीजें जो अनफेयर होती हैं वो सुनने में आती हैं और पढ़ने में आती है। आपने देखा न्यूज़पेपर में आती हैं, कई बार ऐसी चीजें जो है न्यूज़ में आती है, तो हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी अनफेयर चीजें होती हैं। वो क्या, जैसे कि वोट कास्ट बाय फॉल्स नेम, यानी कि किसी और के नाम पे किसी और का वोट डालना। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय बिग पार्टीज, बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके द्वारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना इलेक्शंस में। आपको पता है जो चुनाव आयोग होता है वो कुछ नियम बनाता है, उसके तहत हर पार्टी को एक लिमिट अमाउंट दी जाती है कि इतना ही पैसा आप इलेक्शन में खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो इलेक्शंस में जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, गलत तरीके से छिपाकर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद है intimidation of voters and on the polling day or misuse of government facilities and officials by the ruling party। जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी मतलब जो अभी सत्ता में है इस समय, वो अगर इलेक्शन के बाद अगर जीत गई तो दोबारा सत्ता में आएगी और हार गई तो वापस चली जाएगी। ठीक है, तो उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं जो सत्ता में होती है। जो पार्टी सत्ता में होती है कई बार वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनका भी गलत यूज करते हैं। तो वी फील अनहैप्पी, ये सब देखकर हम लोग कैसा फील करते हैं, बहुत ज्यादा अनहैप्पी। व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट, जब हम ऐसी रिपोर्ट्स को देखते हैं या सुनते हैं तो बहुत बुरा फील करते हैं हम। बट फॉर्चुनेटली they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections। बट फॉर्चुनेटली पर हम क्या है कि सिर्फ इतनी सी बात को लेके दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सारी चीजें सत्ता की जो है जबरदस्ती और इस तरीके से होती तो हम सरकार को बदल नहीं पाते। आपको पता है ना, जब जनता किसी सरकार को पसंद नहीं करती है तो क्या करती है, इलेक्शन में उसको हरा देती है और बिल्कुल हटा देती है। ठीक है, तो अगर ये सत्ता का जो जबरदस्ती है, जो जोर जबरदस्ती अगर ये चलती तो क्या हम हटा पाते, नहीं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कानून भी जिंदा है और कहीं ना कहीं नियमों का पालन भी होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को हमारे कानून पे और हमारे देश पे विश्वास बना रहता है। चलिए बात करते हैं आगे। कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर, क्या कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और पावर में आ जाती है, नॉट बिकॉज इट हैज अ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू अ इलेक्टोरल मल प्रैक्टिस, लेट अस एग्जामाइन। तो हमें बोला गया क्या कोई ऐसी पार्टी है इलेक्शन में जो जब इसलिए जीत गई है कि जनता उसको पसंद तो नहीं करती है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में जीत रही, बार बार जीत रही है। उसका कारण ये कि वो उसके बहुत पावरफुल है और अपनी गुंडागर्दी दिखा के वो जीत रहे हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप भी जानते हैं। तो लेट अस एग्जामाइन, इसी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या है? यह है चुनाव आयोग, स्वतंत्र चुनाव आयोग। यानी भारत में एक आयोग बनाया गया है जिसे स्वतंत्र चुनाव आयोग बोलते हैं। स्वतंत्र क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, इनके ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है और कोई नियम जो है ये अपनी मतलब जो कोई भी नियम है ये अपनी मर्जी से बनाते हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इनको स्वतंत्र कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है चुनाव आयोग। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो इसके हेड होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, and to conduct the free and fair elections in our country। और इनका काम होता है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है पूरे देश में फ्री एंड फेयर यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना ही इनका काम होता है। यानी पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना ही इनका
काम होता है। तो आज का टास्क क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अभी आज के समय में हमारी कंट्री के द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारी कंट्री के करंट में अभी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। The election commission enjoy the same kind of independence with the judiciary enjoys। जैसे कि हमारे देश का जो न्यायालय है उनको अपनी आज़ादी दी गई है, तभी वो अपनी आज़ादी के अनुसार काम कर पाते हैं और बिना किसी की जोर जबरदस्ती के, बिना किसी के अंडर में काम किए वो अपनी मर्जी से फैसले ले पाते हैं और देश में न्याय कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही चुनाव आयोग के साथ है। द इलेक्शन कमीशन एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बिल्कुल वैसी ही स्वतंत्रता महसूस कर अपना काम करते हैं जैसे कि हमारे देश के न्यायालय महसूस करते हैं, क्योंकि जो हमारे देश में चुनाव आयोग है उनको बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया है ताकि वो अपना काम बिना किसी जोर जबरदस्ती के कर सके, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है, वो अपने फैसले खुद लेते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता है। There is no external interference in the work of the election commission। तो there is no external interference, किसी भी तरह का interference मतलब किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकता कोई भी इनके काम में। किनके काम में? इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, वो उनके काम को नहीं रोक सकता, ठीक है। उनका काम अपने हिसाब से होता है और वो किसी को भी अपने हिसाब से काम करने दे सकते हैं। मतलब वो उनका इलेक्शन कमीशन की जो अपनी पावर होती है, उनके पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पावर होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन every aspect of conduct and control of elections from announcement of election to declaration of results। जो इलेक्शन कमीशन होता है उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की अनाउंसमेंट से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस दिन इलेक्शन खत्म होने के बाद ये रिजल्ट आ जाता है कि ये कैंडिडेट जीत गया है, वहां तक के बीच में जितने काम होते हैं वो सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। यानी कि चुनाव की अनाउंसमेंट से लेके और चुनाव के रिजल्ट आने तक जितने भी काम होते हैं वो सारे काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, यानी इलेक्शन कमीशन करता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में कहते हैं आचार संहिता। क्या कहते हैं? आचार संहिता। तो इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट्स और पार्टी दैट वायलेट्स इट। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये क्या करते हैं? ये लोग कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाते हैं, यानी आदर्श संहिता, जिसको हिंदी में आदर्श संहिता बोलते हैं, तो आदर्श आचार संहिता भी लागू करते हैं। और जो ये आचार संहिता होती है उसको लागू करने के बाद अगर कोई भी उसके नियमों का उल्लंघन करता है, यानी आचार संहिता के नियमों का कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट भी देते हैं। कौन? इलेक्शन कमीशन वाले, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कोई भी पार्टी अगर उनके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करता है या आचार संहिता को तोड़ता है तो वो उसको सजा भी देते हैं। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर ऑफ मशीनरी। और जो गवर्नमेंट की मशीनरीज होती है जैसे ईवीएम मशीन वगैरह जिसके द्वारा इलेक्शंस होते हैं, उनका भी कोई मिसयूज नहीं कर सकता। यदि किसी पार्टी ने या किसी पर्सन ने इसका मिसयूज किया है तो उसको सजा देने का काम भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करती है। आगे देखते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। लोगों का, जो जनता है, उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेशन क्या होता है, ठीक है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नआउट। यानी कि जो जनता है जो इलेक्शन में वोट डालती है उसी से पता लगाया जाता है कि जनता जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। हम कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? हमारा इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ये होता है कि हम वोट डालें। तो हर वो इंसान हमारे देश में जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है उसकी जिम्मेदारी है कि वो वोट डाले और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, अपना योगदान दे। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। यानी कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं या एलिजिबल वोटर्स को कहा जाता है, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति एलिजिबल वोटर होता है, यानी जो वोट डाल सकता है। तो टर्नआउट इंडिकेट कि कैसे पता चलेगा कि जो लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ऐसे पता चलता है कि परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, यानी कि हर वो इंसान जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए, उन्होंने कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है, कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है, इससे पता लगाया जाता है। जैसे आपने देखा
इलेक्शन हुआ तो हम कहते हैं ना कि इस राज्य में 60% लोगों ने मतदान किया, इस राज्य में 65% लोगों ने मतदान किया। तो कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया, इससे पता लगाया जाता है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। ठीक है। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, अगर इलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी फ्री और फेयर नहीं होगा, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, तो लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे, यानी वोट डालना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे वोट डालने का फायदा क्या, जब हमारे वोट डालने से कोई जीत ही नहीं रहा है तो। ठीक है। अगर आपके वोट डालने से आपकी पसंद की पार्टी नहीं जीत रही है, आपका सिंगल वोट तो किसी पर्सन को जिता नहीं सकता या हरा नहीं सकता, पर हम सभी लोग अगर मिलकर बहुमत से किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी पार्टी को, और वो पार्टी फिर भी नहीं जीत पा रही है, अगर ऐसा लोगों को विश्वास हो जाएगा तो लोग वोट नहीं डालेंगे ना। तो इसलिए इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री और फेयर होने चाहिए, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, नहीं तो लोग पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। द फेथ एंड द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स, जो जनता का विश्वास है और जो जनता का इंटरेस्ट है वोटिंग करने में, ठीक है, वोटर्स मतलब जो लोग हैं, मतदाता हैं, ठीक है, इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, पिछले कई सालों में क्या हुआ है कि जो जनता का विश्वास है वोट डालने में वो बढ़ा है, जिससे जनता ज्यादा अब पार्टिसिपेट करती है वोट डालने में। आगे देखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, इलेक्शन के जो आउटकम्स होते हैं यानी जो रिजल्ट होता है, अब जितनी भी एक इलेक्शन में चाहे 100 पार्टियां खड़ी, उससे क्या मतलब है, जीतेगी तो कोई एक ही पार्टी ना, तो जो एक पार्टी जीती है, बाकी जो पार्टीज है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें वो हार गए, उनको इसे अपनाना पड़ेगा ना, तो उसे एक्सेप्टेंस मतलब उसको अपनाना, जो रिजल्ट है उसको अपनाना सबको पड़ता है। कैसे, ऑन फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट का मतलब जो फाइनल इलेक्शन का रिजल्ट आता है, द फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड fairness of election has in the outcomes itself, and if elections are not free or fair, the outcomes always favor the powerful। ठीक है, तो जो इलेक्शन के आउटकम्स होते हैं वो सभी को अपनाने पड़ते हैं, और अगर हमारे देश में इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर नहीं होते, ठीक है, अगर हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते, तो क्या होता, हमेशा वो पावरफुल पार्टी जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होती बार बार वही जीतते, पर ऐसा होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। अब क्या होता है कि जो भी पार्टी जनता को पसंद आती है जनता उसी को जिता देती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। बेयरिंग very few disputed election, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। और जो हारने वाली पार्टी होती है उनको क्या करना पड़ता है, उनको जनता की जो जनादेश है यानी जनता का जो आदेश है उसको स्वीकार करना पड़ता है और अपनी हार को स्वीकारना पड़ता है। ठीक है, आगे है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो देख लेते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस, ठीक है, तो वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर अ लिटिल चॉइस। एंड नंबर 2, smaller parties independent candidates suffer a huge disadvantages compared to bigger parties, lots of money used in the elections, criminal backgrounds candidate take part in the electoral race, perform nepotism in tickets distribution। ठीक है, तो ये challenges होते हैं, यानी कि सबसे पहले जो नेपोटिज्म चलता है, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद होता है कि जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी पहले पावर में थी वो क्या करती है, अपने ही रिश्तेदारों को ही पार्टी का टिकट देती है और बार बार जिताने की कोशिश करती है, बाहर वाले लोगों को मौका नहीं देती है। क्रिमिनल बैकग्राउंड, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड में से बिलोंग करते हैं, जेलों में बंद होते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, ठीक है, और जेल से छूट जाते हैं, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। लॉट्स ऑफ मनी यूज इन द इलेक्शंस, लोग क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक, मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर देता है कि आप इतने अमाउंट को ही खर्च कर सकते हो इलेक्शन जीतने के लिए, इससे ज्यादा आप 1 रुपए नहीं खर्च कर सकते। पर पार्टीज क्या करती है, चोरी छिपे बहुत सारा पैसा इलेक्शंस में खर्च करती हैं, बाकी आपने देखा भी होगा और न्यूज में भी सुना होगा इस बारे में। ठीक है, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस, और बहुत सारी इलेक्शंस में कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है हमारे पास ऑप्शन में, हम बहुत सारी पार्टीज को सभी को देखते हैं इलेक्शन में, पर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती जो विकल्प हमें पसंद है, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं होता जो हमें अच्छा लगे,
हमारे अकॉर्डिंग सारे ही बेकार होते हैं, तो हम क्या करें फिर हमें क्या करना पड़ता है, नन ऑफ दीज करना पड़ता है, या फिर लोग कहते हैं कि हमारे एरिया से तो कोई अच्छा कैंडिडेट ही नहीं है, हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। एंड स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, बहुत सारी छोटी छोटी जो पार्टीज होती हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, मतलब जो खुद से चुनाव लड़ रहे होते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत सफर करना पड़ता है इलेक्शंस में। जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं उनका सामना, उनसे कॉम्पिटिशन करने के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप सभी बच्चे मेरे समझाए हुए चैप्टर को अगर समझ चुके हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। नंबर 2, mention the ways to prevent the malpractice in elections as per your understanding. और क्वेश्चन नंबर 3 है, why do you think people's participation is necessary in the elections, explain. और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, according to you what are the challenges in free and fair elections. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ये है हमारे आज के क्वेश्चंस। चलिए बात कर लेते हैं अब इनके आंसर्स की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी कि स्वतंत्र चुनाव आयोग के फंक्शंस यानी कार्य बताने हैं आपको। तो फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस हैं, नंबर 1, the election commission does all the work from issuing election information to the result of the election, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन होंगे उसके डिक्लेरेशन से लेकर उसका रिजल्ट वाले दिन तक के बीच में जितने काम होते हैं वो सारे काम चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन करता है। नंबर 2, द इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच वायलेट्स एंड पनिश कैंडिडेट्स और पार्टीज। इलेक्शन कमीशन जो है वो आदर्श आचार संहिता लागू करता है और जो भी पार्टी या कैंडिडेट उसका उल्लंघन करता है वो उसको सजा देता है। नंबर 3, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीन, ये गवर्नमेंट की जो मशीन यानी ईवीएम मशीन जिस पे इलेक्शंस होते हैं उसका मिसयूज करने से भी रोकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मेंशन द वेज टू प्रिवेंट द मल प्रैक्टिस इन इलेक्शंस एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बताना है कि वो कौन कौन सी इलेक्शंस में तरीके होते हैं जो मल प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेजर्स टू प्रिवेंट इलेक्शन मल प्रैक्टिस। नंबर 1, इलेक्शन कैंपेन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी कि इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन कैंपेन और आदर्श आचार संहिता को स्ट्रिक्टली फॉलोड मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाना चाहिए। देयर शुड बी अ कंपल्सरी वोटिंग इन प्लेस ऑफ वॉलंटरी वोटिंग, यानी कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम वोट डालें या ना डालें, ये नहीं होना चाहिए बल्कि कंपल्सरी वोटिंग होनी चाहिए इसके प्लेस पे। नंबर 3, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी यूज्ड, कई तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि इलेक्शन में जो अधिक खर्च होता है, आवश्यकता से अधिक खर्च होता है, उस पर रोक लग सके। फेयर फ्री एनवायरमेंट टू वोटर्स, वोटर्स के लिए फेयर फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए जहां वो बिना किसी डर के वोट डाल सके, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट विदाउट एनी प्रॉब्लम, ताकि वोटर्स जो है वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके वोट डाल सके। देयर शुड बी अ बैन ऑफ ऑन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम जेल, जेल से इलेक्शन लड़ने पर रोक होनी चाहिए। बहुत से ऐसी भी पार्टीज होती हैं या कैंडिडेट होते हैं वो जेल से ही इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये इस पर बिल्कुल भी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन द इलेक्शंस, एक्सप्लेन। आपको बोला है कि जो जनता का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में वो आवश्यक है, क्यों। द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शंस इज डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव वोटेड। सबसे पहले तो जनता ने मतलब कितने जनता ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, इसका पता हम कैसे लगाते हैं, इसका पता हम ऐसे लगाते हैं कि जितने लोग हमारे देश में एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनमें से कितने परसेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग की, इससे हम इसका पता लगाते हैं। द इलेक्शन प्रोसेस शुड बी फ्री एंड फेयर सो दैट मोस्ट पीपल कैन पार्टिसिपेट इन वोटिंग एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स। हमें जो इलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करें और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इफ़ द पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग, अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वोटिंग में,
देन वोटिंग विल नॉट मेक एनी सेंस, तो वोटिंग का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, मतलब वोटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, कब? अगर जनता इसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दे तो। वोटिंग हैज एक्चुअली बीन मेड फॉर द पब्लिक सो दैट द पीपल कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स। वोटिंग जो है वो जनता के लिए ही बनाई गई है ताकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके एंड चूज द राइट कैंडिडेट, और सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें। इफ द पीपल डू नॉट प्रैक्टिस इन इट, पर अगर जनता इसमें भागीदार नहीं होगी, जनता वोटिंग नहीं करेगी, द इलेक्शन विल बी अ मीनिंगलेस, तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के चैलेंजेस क्या हैं? फॉलोइंग आर द चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नंबर 1, टू कंडक्ट द इलेक्शन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इलेक्शंस बिना किसी डिस्टर्बेंस के कंप्लीट करवाना। प्रिवेंट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बिना इलेक्शंस को कंप्लीट करवाना। टू कर्ब द डोमिनेंस ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शंस, इलेक्शंस में किसी भी तरह की मनी या मसल पावर यानी कि किसी भी तरह की बाहुबल और धन का प्रयोग करके इलेक्शंस को लड़ने से रोकना। प्रिवेंटिंग द ब्रेकिंग ऑफ लिमिट ऑफ इलेक्शन स्पेंडिंग, इलेक्शन में एक लिमिट फिक्स की जाती है अमाउंट की कि उससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो उस पर रोक लगाना। टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम अकरिंग एट पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन पे कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना। तो ये थे हमारे चैलेंजेस और ये है हमारे आज के क्वेश्चंस। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आंसर्स लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से भी आंसर्स लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।